नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह प्रश्न जो हैं रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पहले 7 प्रश्न जो यह दिए गए हैं, यह प्रश्न जो है जीएस से लिए गए हैं। मुख्य रूप से जीएस से यह 5-7 प्रश्न लिए गए हैं क्योंकि एलटी ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम जो है आगे प्रस्तावित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह 7 जो प्रश्न हैं जीएस के संदर्भ में हैं। अब इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, रंगराजन समिति संबंधित है उर्वरक उद्योग से, दुग्ध उद्योग से। बी में दिया गया है सी मछली उद्योग से और डी चीनी उद्योग से। तो ध्यान देना है, रंगराजन समिति का गठन जो है 2-3 रंगराजन समितियों का गठन किया गया। पहली रंगराजन समिति जो है वह 1993 में गठित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विनियोग के संबंध में अपने विचार देना था। दूसरी रंगराजन समिति जो है वह 2012 में गठित की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी के आकलन की समीक्षा करना था। इसके अलावा एक रंगराजन समिति जो है चीनी उद्योगों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई। इसके अलावा अर्थशास्त्र की कुछ समितियां हैं जिनका संबंध जो है अर्थशास्त्र से है, उनको जान लेते हैं। जैसे नरसिम्हन समिति जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, केलकर समिति कर सुधार से संबंधित है, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंध रखती है और आबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योगों से संबंधित है। इसके अलावा एक समिति जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, सरकारिया आयोग या समिति जो है, तो सरकारिया आयोग या समिति सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। तो इसका जो प्रश्न है 1 नंबर का डी आंसर सही है। नैनो डीएपी में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। तो नैनो डीएपी में जो है नाइट्रोजन 8% और फास्फोरस जो होता है वह 16%, 8-16 का अनुपात होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। अगला प्रश्न है 3 नंबर। दुग्ध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल ए ऑप्शन में दिया गया है, बी में दिया गया है टार्टरिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल और डी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो दूध में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को लैक्टिक अम्ल कहा जाता है और लैक्टिक अम्ल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आंसर सही है। इसके अलावा खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, टमाटर में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जो है वह है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में जो है वह फार्मिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। तो यह अम्ल जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो हम बता दिए हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने जो है अपना बंदी जीवन मांडले जेल में बिताया था। मांडले जेल ऑप्शन ए में दिया गया है, ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जून। तो ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था और 1972 में जो है घोषणा की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की। यूएनईपी द्वारा घोषणा की गई थी। यूएनईपी द्वारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वह बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत जो है इसकी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है, अब जो प्रश्न है यह प्रश्न अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। इनमें देखते हैं, श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार दिया। तो ध्यान रखना है, श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था और कार्ल मार्क्स को जो है
समाजवादी विचारक माना जाता है। इन्होंने जो है समाजवाद की स्थापना की थी और इन्होंने बताया था कि विश्व के श्रमिक सभी एक हो जाओ। इन्होंने पूंजीवाद के विनाश की बात कही थी और कार्ल मार्क्स जो हैं दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसलिए श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य संतुलन विश्लेषण का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था? पैरेटो द्वारा, वालरस द्वारा, मार्शल द्वारा, रिकार्डो द्वारा। तो ध्यान रखना है, वालरस मुख्य रूप से सामान्य संतुलन की बात करते हैं और एक अर्थशास्त्री है मार्शल। तो मार्शल जो है वह आंशिक संतुलन की बात करते हैं। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया? सामान्य संतुलन। तो बी आंसर सही हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न में। अगला 10 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या पूछा? निम्न चित्र संबंधित है। यह चित्र किससे संबंधित है? अपूर्ण प्रतियोगिता से, एकाधिकार से, ए तथा बी दोनों से, पूर्ण प्रतियोगिता से। तो ध्यान रखना है कि यह चित्र जो है AR और MR नीचे गिरता हुआ एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। तो बी आंसर सही है 10 नंबर प्रश्न में। ध्यान देना है, एकाधिकार बाजार की कुछ विशेषताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको बता देते हैं। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं, जैसे एकाधिकार में विक्रेता जो होता है वह एक होता है और क्रेता अधिक होते हैं। मतलब वस्तु बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले अधिक होते हैं। एकाधिकार बाजार में मांग की ढाल लोच जो होती है वह निगेटिव ऋणात्मक होती है, अर्थात इकाई से कम होती है। ढाल लोच जो होती है यह मांग की ढाल लोच जो होती है वह निगेटिव होती है, DAR कह सकते हैं, या इकाई से कम होती है। मांग की आड़ी लोच एकाधिकार में 0 होती है। मतलब स्थानापन्न वस्तु जो होते हैं एकाधिकार बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ जो है फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन माना जाता है और फर्म एवं उद्योग के बीच अंतर नहीं होता है, इसलिए फर्म को ही उद्योग कहा जाता है। इसके अलावा एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है और फर्म का उद्देश्य जो होता है वह लाभ को अधिकतम करना होता है और फर्म कीमत वहाँ पर निर्धारित करती है जहाँ पर लाभ अधिकतम होता है और लाभ अधिकतम की शर्त जो होती है एकाधिकार बाजार में MC बराबर MR पर लाभ जो होता है अधिकतम होता है। एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण की विशेषता पाई जाती है। अब कीमत विभेदीकरण क्या है? तो कीमत विभेदीकरण एक ऐसी दशा है जिसमें क्या होता है कि विक्रेता जो होता है वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न कीमत जो है वसूल कर लेता है। अब एकाधिकार बाजार में फर्म संतुलन की अगर बात की जाए तो एकाधिकार में फर्म का संतुलन या कह सकते हैं मांग की ढाल जो होती है वह निगेटिव होती है या ऋणात्मक होती है। मांग की ढाल जो होती है एकाधिकार बाजार में ऋणात्मक होती है और लोच जो होती है इकाई से कम होती है, आड़ी लोच 0 होती है और मांग वक्र जो होता है वह नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब जैसे यह मांग वक्र बनाया जाए एकाधिकार बाजार में तो एकाधिकार बाजार में यह AR हो जाएगा और AR को ही मांग कहा जाता है, D हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर MR जो है वह 0 है तो वहाँ पर AR जो होती है 1 के बराबर होती है और यह जो है पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो इसके अलावा मध्य बिंदु के ऊपर जो होता है मांग की लोच 1 से ज़्यादा होती है और अनंत भी होती है। कह सकते हैं कि जहाँ पर MR जो होती है 0 होगी वहाँ पर मांग की लोच जो होगी इकाई के बराबर होती है। या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मांग की लोच जब 0 होती है या MR जब 0 होती है तो मांग की लोच क्या होती है तो इकाई के बराबर होती है। इसके अलावा जब MR धनात्मक होती है तो मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है और जब MR ऋणात्मक होती है तो मांग की लोच जो होती है इकाई से कम होती है। ध्यान रखना है बिंदु मांग की लोच निकालने के लिए जो है AR/AR माइनस MR द्वारा निकाला जाता है। तो यह जो है एकाधिकार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए इधर कुछ GS के प्रश्न छूट गए थे, 6 नंबर प्रश्न छूट गया था और 7 नंबर प्रश्न छूट गया था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यूपी में औषधीय पार्क कहाँ बनाए जा रहे हैं? नोएडा में,
बनारस में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो यूपी में जो है औषधीय पार्क लखनऊ में बनाए जा रहे हैं। अच्छा, लखनऊ में जो है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर कुछ जो है अनुसंधान संस्थान बने हुए हैं। उन अनुसंधान संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखना है, जो अनुसंधान संस्थान बता रहे हैं इन सब का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। एक तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय लखनऊ में है। केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, यूपी कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, इन सभी संस्थानों का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को भरना है। ध्यान देना है, खाली स्थान को कैसे भरेंगे, खाली स्थान को भरना है। अब इसमें देखना है कि या 8 और 6 जोड़ेंगे तब 28 आएगा, या गुणा करेंगे तो 28 आएगा। इसी प्रकार से 9 और 18 का गुणा करेंगे तब 63 आएगा। तो यह सवाल जो है मुख्य रूप से रीजनिंग का जो यह सवाल होता है, प्लस जोड़ने पर, माइनस घटाने पर, भाग करने पर और गुणा करने पर, या इसके अलावा वर्ग करने पर, क्यूब करने पर और अंडर रूट निकालने पर, इन विधियों से हल किया जा सकता है। अब किस सवाल में कौन सी विधि लगी है इसको देखना है। तो यह प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब जैसे 28 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 का वर्गमूल जो होता है वह 6 होता है, तो 6 इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से क्या करेंगे कि 63 और 18 को जोड़ेंगे। अगर 63 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 11 और 6 1 7 81 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल जो होता है वह 9 होता है, यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब 13 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें संख्या निकालनी है। तो 13 जो है 169 का वर्गमूल होगा। तो 13 हमें पहले से दिया गया है। अब हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है। तो 169 से 94 को घटाएंगे तब क्या बचेगा, जो संख्या आएगी वही हो जाएगा। तो यह बचेगा 5 और 15 से 9 घटाएंगे, 15 से 9 घटाएंगे 6, 15 से 16 से 9 घटाएंगे तो 7, तो 75 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पर 75 लिखा जाएगा, तब जो है यह रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 75 दिए गए ऑप्शनों में सी में दिया गया है, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला है 8 नंबर प्रश्न, हम लोग देख चुके हैं कि कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर है। और 9 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर का जो सही आंसर है वह वालरस है। और 10 नंबर का जो सही आंसर है वह एकाधिकार प्रतियोगिता है। अब 11 नंबर देखते हैं, लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि क्या होता है, तो लागत वक्र जो होता है उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब प्रतिस्पर्धा जो होती है वह शुद्ध होती है। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन। ध्यान देना है, सीमांत उत्पादन यदि धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा, तो सीमांत उत्पादन यदि धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसको निकालने के लिए एक आरेख बना दीजिए और इसी आरेख बनाना सीख लीजिए। इसी आरेख से जो है सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यह जो होगा आरेख टीपी का है और यह आरेख जो है यह जो है एमपी का है और यह जो है किसका हो जाएगा, यह ऐसे फिर गिरेगा, यह जो है एपी का हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, यदि सीमांत उत्पाद धनात्मक है तो यह धनात्मक है, कहाँ तक धनात्मक है, तो यहाँ तक धनात्मक है, यहाँ तक धनात्मक, जहाँ पर 0 होता है एमपी। धनात्मक है तो कुल उत्पाद, तो यह टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सिंपल है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत जो कीमत को प्रभावित कर सकता है,
तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसी बाजार होती है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, और क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या जब बहुत अधिक होती है तो परफेक्ट कंपटीशन में बाजार को ना तो क्रेता ही प्रभावित कर सकता है और ना विक्रेता प्रभावित कर सकता है, और यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण होता है वह फर्म द्वारा हो जाता है। तो इसलिए सही आंसर जो है 13 नंबर प्रश्न में डी है, ना कोई क्रेता और ना विक्रेता। तो डी आंसर सही हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में कोई जो है बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तथा परफेक्ट कंपटीशन में ही हम देखते हैं कि क्रेता विक्रेता जो है कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, और इस बाजार में जो है कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है कीमत ग्रहण करता होती है, और फर्म की मांग जो है वह पूर्णतया लोचदार होती है, मतलब एक्स अक्ष के समांतर होती है। मांग की लोच जो होती है वह अनंत होती है। वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न सहजातीय समरूप होती है। मांग की लोच अनंत, मांग की आड़ी लोच जो होती है वह अनंत होती है, और वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर इकाई के बराबर होती है। क्रेता और विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्राप्त होती हैं। कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, परिवहन लागत का अभाव होता है, साधन जो होते हैं वह पूर्णतया गतिशील होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर जो होती है वह स्वतंत्रता होती है। अब प्रवेश एवं बहिर्गमन की जो स्वतंत्रता होती है, तब ऐसी स्थिति में फर्म जो होती है वह अल्पकाल में 3 स्थितियों का सामना करती है। 3 स्थितियां कौन सी हैं? असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि का सामना करती हैं। अब जब प्रवेश एवं बहिर्गमन क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तो फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या देखती हैं कि फर्मों को जो है लाभ ज़्यादा हो रहा है, और लाभ की प्रत्याशा को देखकर फर्में जो हैं वह प्रवेश करती हैं बाज़ार में। और जब फर्में जो हैं बाज़ार में प्रवेश करती हैं तो फर्मों की संख्या अधिक हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों का मूल्य बढ़ जाता है, और फर्मों को क्या होता है, सामान्य लाभ ही प्राप्त हो जाता है। और फर्म संतुलन जो होता है AR बराबर MR और MC AC के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दीर्घकाल में संतुलन में हो जाती है फर्म। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम संबंधित है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम का संबंध जो होता है वह अल्पकाल से होता है, इसलिए सही आंसर 14 नंबर प्रश्न में ए है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग एक संस्था थी। तो ध्यान देना है, योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। तो संवैधानिक नहीं है, वाणिज्यिक नहीं है, तो परामर्शदात्री था और गैर संवैधानिक भी था। तो सही आंसर जो है, संवैधानिक नहीं था मतलब बी आंसर सही है। और योजना आयोग की अगर स्थापना की बात की जाए तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता था वह पदेन प्रधानमंत्री होता था। तो इस प्रकार से योजना आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू थे, और अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग के नरेंद्र मोदी थे। क्यों अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे? क्योंकि 1 जनवरी 2015 तक जो है योजना आयोग ने कार्य किया, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है बनाया गया सरकार द्वारा। अब योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का जो है चुनाव होता है, और गुलजारी लाल नंदा जो हैं प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम अध्यक्ष जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग के थे।
अब इसी प्रकार से नीति आयोग में भी क्या होता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी और नीति आयोग जो है किसके स्थान पर है, योजना आयोग के स्थान पर है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है मतलब थे वह नरेंद्र मोदी थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वह अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और BBR सुब्रमण्यम जो हैं वह नीति आयोग के CEO हैं। तो इसलिए जो प्रश्न हम लोग देख रहे थे 15 नंबर, वह नीति योजना आयोग परामर्शदात्री निकाय है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी हमेशा प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना है, अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि का सामना करना पड़ता है और दीर्घकाल में जो है हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होता है। और सामान्य लाभ प्राप्त होने का कारण जो होता है वह फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर नकारात्मक रही? तो 1921 में जो है जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही और 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो इसलिए सी आंसर सही है। अगला 18 नंबर प्रश्न, RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना जो है वह RBI एक्ट 1934 में बना था और 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना हुई। और RBI की स्थापना जो है यह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। पहले मुख्यालय कोलकाता में था और बाद में मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। अगर RBI के कार्यों की बात की जाए तो RBI के कार्यों में नोट जारी करने का कार्य करता है, सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंक होता है RBI, मौद्रिक स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक जो होता है RBI होता है। प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे और RBI के 26वें या वर्तमान जो गवर्नर हैं वह संजय मल्होत्रा हैं। तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो RBI की क्या प्रश्न था, स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, डी आंसर सही हो जाएगा 18। अगला 19 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर रोस्टो के अनुसार होनी चाहिए। तो विशेष किसमें, आत्मस्फूर्ति की अवस्था में रोस्टो के अनुसार विशेष दर जो होती है वह 10% होनी चाहिए। ये आंसर सही। रोस्टो जो है आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। इन अवस्थाओं में परंपरागत समाज, उत्कर्ष के पूर्व की अवस्था, उत्कर्ष की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और उच्च जन उपभोग की अवस्था शामिल है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार शोषण की दर। तो ध्यान रखना है, शोषण की दर को ही लाभ की दर कहते हैं मार्क्स के अनुसार और यह सपान वी होता है। यह सपान वी जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, बी आंसर 20 नंबर में सही है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, अर्ध लगान होता है तो क्वासीरेंट अर्ध लगान जो होता है वह मुख्य रूप से कुल आय से जब परिवर्तनशील आय जो है घटाते हैं तब अर्ध लगान प्राप्त होता है। डी आंसर सही है। ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक तो मार्शल हैं, फिशर हैं, बाम्बावर्क हैं, कोई नहीं तो बाम्बावर्क जो है ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक हैं। सी आंसर सही है। अगला है, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा निर्भर करती है बचत पर, ब्याज पर, आय पर, विनियोग पर। तो सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा जो है वह ब्याज पर निर्भर करती है। सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा जो है ब्याज पर निर्भर करती है और ब्याज और मुद्रा में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। अब ध्यान देना है, यह जो है मांग में यह कीमत स्थिर है और कीमत स्थिर होने पर जब क्या हो रहा है, मांग जो होती है वस्तु की धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ मांग जो है प्रारंभ में OX0 थी, OX1 OX2 हो गई है, तो मांग में कमी को बताता है प्राइस स्थिर होने पर। 22 कहना 24 का सही आंसर ए है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के साधन नहीं है। श्रम है उत्पादन का साधन, ठीक। उद्यम भी उत्पादन का साधन है, मुद्रा नहीं है, क्योंकि श्रम उद्यमी या संगठन कह सकते हैं और मुद्रा की जगह है पूंजी को लिया जाता है उत्पादन का साधन, मुद्रा को नहीं लिया जाता है। और कच्चा माल
तो यह नहीं है, बाकी कच्चा माल जो है उत्पादन के साधन है। मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, यह सब जो है उत्पादन के साधन है। तो 25 नंबर प्रश्न में जो सही आंसर है वह है सी आंसर सही है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित 7 प्रश्न हम लोगों ने जीएस के सॉल्व किए हैं और बाकी के जो प्रश्न हैं वह इकोनॉमिक्स से थे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें।